रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुए 1 साल का समय लगभग बीत चुका है। अब इस पूरे 1 साल में भारत की नीति क्या रही है, भारत ने किस तरह की फॉरेन पॉलिसी का उपयोग किया है, आज इस वीडियो में हम इसी विषय को जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में हमने सबसे पहले न्यूज यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम रूस और यूक्रेन की युद्ध की पृष्ठभूमि में भारत की समग्र नीति क्या रही है उस पर बात करेंगे। इसके अलावा प्रारंभिक दौर में भारत की नीति क्या थी, नीति में बदलाव किस तरह से आया, इसके अलावा जब युद्ध का प्रभाव भारत पर पड़ा तब भारत की नीति में क्या बदलाव आया और अंत में निष्कर्ष पर बात करेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। ये जो पूरा विषय है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है और आप इसे मुख्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले भारत की समग्र नीति को समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत द्वारा जो वोटिंग की गई है, जो वोट दिए गए हैं, उन वोटिंग के पैटर्न्स को देखेंगे तो आप भारत की समग्र नीति को कुछ हद तक समझ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। यूएनएससी में तकरीबन 47 बार भारत को लेकर, इसके अलावा रूस और यूक्रेन को लेकर 47 बार चर्चा की गई और तकरीबन 5 रेजोल्यूशंस पेश किए गए और इनमें से किसी में भी भारत ने वोट नहीं किया। इसके अलावा यूएनजीए की बात करें, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात करें, तो यहाँ पर भी कई बार रूस और यूक्रेन को लेकर चर्चा की गई और तकरीबन 6 प्रस्ताव पेश किए गए, लेकिन इनमें से किसी भी प्रस्ताव में भारत ने वोट लेने से इनकार कर दिया। भारत ने किसी में भी वोट नहीं दिया। अब आप यहाँ पर सोच सकते हैं, यहाँ पर एक धारणा ये बन सकती है कि भारत इन तमाम चीजों के जरिए प्रत्यक्ष रूप से रूस का समर्थन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। अगर आप इन्हीं बीच यूएनएससी और यूएनजी में यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जेलेंस्की, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, उन्हें वर्चुअल माध्यम से शामिल होने के लिए जो प्रस्ताव शामिल किए गए थे, जो प्रस्ताव पेश किए गए थे, भारत ने उन प्रस्तावों के पक्ष में मतदान किया था। तो इस तरह से भारत की जो नीति रही है, भारत की नीति बहुत संतुलित ढंग से विकसित की गई है, बहुत बैलेंस्ड तरीके से बनाने की कोशिश की गई है। अब आगे बढ़ते हैं और भारत की नीति को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं कि जब प्रारंभिक दौर में भारत की नीति क्या रही थी। तो जब प्रारंभिक दौर में आप तमाम भारत के जो तमाम कूटनीतिक थे, जो डिप्लोमेट्स थे, उनके बयानों को देखेंगे, उनके बयानों का विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि तमाम बयानों में 5 बिंदु सबसे ज्यादा प्रमुख थे। इसमें पहला बिंदु था युद्ध को लेकर चिंता, यानी भारत के तमाम बयानों में युद्ध को लेकर चिंता जाहिर की गई थी, लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि कहीं भी किसी भी बयान में स्पष्ट तौर पर रूस का नाम सामने नहीं आया, स्पष्ट तौर पर रूस की निंदा नहीं की गई। इसके अलावा दूसरा बिंदु ये था कि भारत ने अपने तमाम बयानों में हिंसा को समाप्त करने का समर्थन किया, जबकि दूसरे देशों ने अपने बयानों में युद्ध विराम की बात की। लेकिन युद्ध विराम और हिंसा की समाप्ति का जो धारणा है, दोनों में अलग अलग चीजें मौजूद हैं। जो ये हिंसा की समाप्ति की धारणा है, इसमें मुख्य तौर पर लंबे काल के लिए, अल्पकाल के लिए परमानेंट तरीके से युद्ध को समाप्त करने की बात की जाती है, जबकि ये जो सीज फायर, युद्ध विराम की जो अवधारणा है, इस अवधारणा के तहत मुख्य तौर पर एक अल्पकाल के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए युद्ध को समाप्त करने की बात की जाती है। तो भारत ने अपने तमाम बयानों में हिंसा की समाप्ति की बात की। इसके अलावा भारत के बयानों में युद्ध क्षेत्र में जो भारतीय लोग मौजूद थे, उनकी सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा चिंता देखने को मिली। उस समय तकरीबन 22,000 लोगों को युद्ध क्षेत्र से निकालकर हवाई जहाज के जरिए, हवाई यात्रा के जरिए भारत पहुंचाया गया था। तो भारत के बयानों में ये भी एक बहुत बड़ी विशेष बात थी। इसके अलावा भारत के बयान में हमें क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान देखने को मिलता है। भारत ने बार बार अपने बयानों में टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात की थी और जाहिर तौर पर ये बहुत इंपॉर्टेंट भी था। इसके अलावा भारत ने यूएन चार्टर का सम्मान करने की भी बात की थी। और ये तमाम बयान, ये जो चौथा बयान है, जो चौथा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट भी था, क्योंकि जो रूस है वो एक P5 देश है, यानी परमानेंट 5 मेंबर्स एक देश है, जिन्हें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक स्थायी सीट प्राप्त है। तो ऐसे में एक P5 देश ने अपने पड़ोसी देश पर हमला किया है और अगर ऐसी स्थिति में भारत रूस की निंदा नहीं करता है, अगर भारत रूस के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है, तो भविष्य में भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती थी, क्योंकि चीन भी एक परमानेंट कंट्री है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो ऐसे में भविष्य में चलकर चीन इस स्थिति का पूरा फायदा उठा सकता था और यही वजह थी कि भारत ने अपने बयानों में
इस चीज को, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बहुत तेजी से, बहुत बड़े तरीके से शामिल किया था। तो ये तो चौथा बिंदु हुआ। पांचवा बिंदु ये था कि भारत ने अपने तमाम बयानों में डिप्लोमेसी की वकालत की थी, डिप्लोमेसी को उपयोग करने की बात की थी। तो समग्र तौर पर हम देखें कि शुरुआती दौर में भारत की नीति जो थी, भारत अपनी नीति के जरिए मुख्य तौर पर रूस और यूक्रेन के बीच, इसके अलावा यूक्रेन और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि दोनों ही भारत के लिए जरूरी हैं। यूक्रेन में भारी मात्रा में भारतीय लोग मौजूद थे, वहीं रूस हमेशा से ही पारंपरिक तौर पर भारत का समर्थक रहा है, भारत का सहयोगी रहा है। तो भारत दोनों ही पक्षों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे भारत की नीति में परिवर्तन आना शुरू होता है, और परिवर्तन की पहली शुरुआत होती है बूचा नरसंहार से, जो कि मार्च 2022 में देखने को मिला था। इस पूरी घटना के दौरान रूस के सैनिकों द्वारा, मात्र युद्ध शुरू हुए 1 महीने के बाद ही रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के बूचा शहर में 400 से ज्यादा सिविलियंस को मार दिया था, 400 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई थी। और इस पूरी घटना को लेकर भारत ने इस पूरी घटना की बहुत बड़ी, बहुत व्यापक निंदा की थी। इसके अलावा भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पूरी घटना की जांच करने की भी बात की थी। हालांकि सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इसके बावजूद भी, घटना की निंदा करने के बावजूद भी, भारत के किसी भी बयान में प्रत्यक्षतः रूस की निंदा नहीं की गई थी, रूस को प्रत्यक्षतः शामिल नहीं किया गया था। हालांकि इसके बावजूद भी हम कह सकते हैं कि इस पूरी घटना के बाद भारत की नीति में कुछ बदलाव जरूर देखने को मिलता है। इसके अलावा समय बीतता गया और धीरे धीरे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूस के जो दूसरे नेता थे, उन तमाम लोगों द्वारा परमाणु हमले की बात की गई, परमाणु धमकी की बात की गई। और यहाँ पर भी भारत ने स्पष्ट तौर पर अपनी चिंता जाहिर की, और भारत ने अपने तमाम बयानों से ये स्पष्ट कर दिया कि भारत किसी भी स्थिति में परमाणु हमले का, परमाणु धमकी का समर्थन नहीं कर सकता है, क्योंकि ये भारत की नीति नहीं रही है। भारत हमेशा से ही परमाणु बम का उपयोग ना करने, पहले उपयोग ना करने, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का उपयोग करता रहा है। इसके अलावा जब एक स्थिति ये भी आई कि जब रूस द्वारा यूक्रेन के अनाज को ब्लॉक करने की कोशिश की गई, तो ऐसी स्थिति में यूक्रेन ने, इसके अलावा दुनिया के तमाम अन्य देशों ने भारत से सहायता की बात की, और भारत ने सहायता भी की। भारत ने रूस को संदेश भेजा कि रूस को ऐसा नहीं करना चाहिए, और ऐसी स्थिति में कुछ फायदा भी देखने को मिला था। इसके अलावा एक बड़ी बात तब भी देखने को मिली जब संघाई सहयोग संगठन यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक बैठक में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये एक बयान दिया। बयान ये था कि जो मौजूदा युग है, जो मौजूदा समय है, वो युद्ध का समय नहीं है। और इस बयान को भारत की नीति के लिए बहुत बड़ा विशेष माना जाता है, क्योंकि इस बयान के जरिए भारत ने स्पष्ट कर दिया था कि भारत अब इस पूरी स्थिति में युद्ध का बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर रहा है। भले ही भारत रूस का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन ऐसी स्थिति में भी भारत युद्ध के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं खड़ा है। अब इसके बाद धीरे एक स्थिति ये भी आती है कि इस पूरे युद्ध का प्रभाव भारत पर भी पड़ने लगता है, और इसकी वजह से भी भारत की नीति में कुछ शिफ्ट देखने को मिलता है, कुछ बदलाव, कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। कैसे आता है परिवर्तन? तो जैसे जैसे दुनिया भर में युद्ध और ज्यादा गंभीर होता जाता है रूस और यूक्रेन के बीच, तो उसकी वजह से दुनिया भर में महंगाई और ज्यादा बढ़ने लगती है। तेल की कीमतों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से भारत का जो आयात बिल था, यानी जो भारत का इंपोर्ट करने का जो बिल था, वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। भारत में भी इसका प्रभाव पड़ता है और भारत की महंगाई बढ़ने लगती है। इसके अलावा भारत सरकार का जो विदेशी रिजर्व है, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जो तेल की कीमतें बढ़ रही थी, जो खाद्य की, जो फर्टिलाइजर्स की कीमतें बढ़ रही थी, इन तमाम चीजों का प्रभाव हमें भारत के बयानों पर भी देखने को मिलता है। और इसी साल जनवरी महीने में भारत ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ नाम से एक सम्मेलन का आयोजन किया था। इस सम्मेलन में मुख्य तौर पर जो दुनिया के गरीब देश हैं, जो दुनिया भर में विकासशील देश हैं, उन देशों को बुलाया गया था, और इस पूरे जो ग्लोबल साउथ का मुद्दा है, उस पर चर्चा की गई थी। और इस पूरे सम्मेलन के दौरान भी, इस पूरे सम्मेलन में भारत ने युद्ध की वजह से जो महंगाई बढ़ रही है, जो कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, उसके प्रभाव पर चर्चा की थी। इसके अलावा खासतौर पर गरीब और विकासशील देशों पर जो प्रभाव पड़ रहा है, उस पर बहुत विस्तार से बात की गई थी। इसके अलावा भारत ने इस पूरे विषय को अपनी G20 नीति, G20 अध्यक्षता नीति का भी हिस्सा बनाया है, क्योंकि वर्तमान समय में भारत के पास साल 2023 में G20 संगठन की अध्यक्षता मौजूद है, प्रेसिडेंसी मौजूद है। तो इस पर भी हमें भारत की नीति का प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो ये भारत की समग्र नीति हुई। अब आगे बढ़ते हैं और अंत में
निष्कर्ष पर बात करते हैं, तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि जाहिर तौर पर युद्ध की बढ़ती अवधि की वजह से, यानी जैसे जैसे युद्ध बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से भारत के लिए चुनौतियां और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। युद्ध जितना लंबा होगा, भारत के लिए रूस और यूक्रेन के बीच संतुलन स्थापित करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। तो ऐसे में भारत क्या कर सकता है? ऐसी स्थिति में भारत मुख्य तौर पर इस युद्ध के जो नकारात्मक प्रभाव हैं उन प्रभावों का प्रचार कर सकता है। दुनिया के तमाम देशों, खासतौर पर रूस और यूक्रेन के सामने उन प्रभावों को और ज्यादा स्पष्ट तौर पर पेश किया जा सकता है। इसके अलावा इस युद्ध के जो मानवीय प्रभाव हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हमें देखने को मिल रही है, उस क्राइसिस के प्रभाव को भी हम दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर हमें इस पूरे विवाद को सुलझाने में मदद मिलेगी और भारत की नीति, जो डिप्लोमेसी के उपयोग की नीति रही है, इस नीति को और ज्यादा आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो ये तो निष्कर्ष की बात हुई। अब अंत में एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न जो है वो मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि रूस यूक्रेन युद्ध का 1 वर्ष पूरा हो चुका है। इस युद्ध और दोनों देशों के साथ अपने संबंधों के बीच संतुलन साधने की भारत की समग्र नीति पर विस्तार से चर्चा कीजिए। यानी आपको बताना है कि किस तरह से रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से भारत की नीति क्या रही है, भारत ने किस तरह से अपनी नीति विकसित की और दोनों देशों के बीच संतुलन स्थापित करने में भारत कितना हद तक, किस हद तक सफल रहा है। तो ये तो मेंस का सवाल हुआ। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि रूस ने जब क्रीमिया का अधिग्रहण किया था तो ये अधिग्रहण किस वर्ष किया गया था। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्न पत्र में इनसे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उन्हें आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।